नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा कानपुर भेजे गए हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर कानपुर भेजे गए हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अजयपाल शर्मा, जिनको कानपुर भेजा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर से, जहां पर अजयपाल शर्मा को कानपुर अधिकारियों की मदद करने के लिए भेजा गया है। 2011 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल माने जाते हैं, जिन्हें अब कानपुर भेजा गया है। अजयपाल शर्मा को कानपुर हिंसा मामले पर अधिकारियों की मदद के लिए कानपुर भेजा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर से आ रही है, जहां पर अजयपाल शर्मा को कानपुर भेजा गया है। तो कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दो गुटों के बीच झड़प हुई थी और जिसके बाद अब मास्टरमाइंड हयात जफर के अरेस्ट होने की जिस तरीके से खबर सामने आई है, उसको लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अजयपाल शर्मा को अब कानपुर भेजा गया है। तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं। 2011 बैच के आईपीएस हैं अजयपाल शर्मा। तो कानपुर में दो गुटों में जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उसको लेकर के, और कानपुर से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व नेता का ऐलान। नेता हर्षित श्रीवास्तव लाला ने बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार शाम 5 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। बवाल वाले इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की गई है। हर्षित श्रीवास्तव लाला की युवा मोर्चा और बीजेपी नेताओं से अपील की है कि बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने की अपील की गई है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मंगलवार को शाम 5 बजे हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की गई है। दरअसल कानपुर के जिस क्षेत्र में हिंसा हुई है, उसी क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की गई है। और वही कानपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी हयात जफर हाशमी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी हयात जफर हाशमी से पूछताछ जारी है। मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है हयात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असलम, जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ कानपुर में, जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई है, उसको लेकर के एक तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल शर्मा को भेजा गया है अब कानपुर में अधिकारियों की मदद करने के लिए। क्या कुछ लगता है अब किस तरीके से जो पूरा मामला, वीडियो बताया जा रहा है कि तमाम सारे वीडियो फुटेज हुए हैं, उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अजयपाल शर्मा कितने इसमें मददगार साबित होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल घटना सामने आई है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मतलब वीआईपी मूवमेंट था, उसके बाद भी यहाँ का जो एलआईयू है या भी अन्य जो सोर्सेस होते हैं पुलिस के, वो भी फेल हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना सामने आ जाती है। जबकि यहाँ पर शहर में प्रधानमंत्री भी थे और जो है राष्ट्रपति भी थे। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो प्रदेश सरकार ने जो अजयपाल शर्मा तेज तर्रार आईपीएस हैं, उनको यहाँ पर जो अधिकारियों को सहयोग के लिए भेजा है और बताया जाता है कि काफी जो है सक्रियता से काम करते हैं और जो इस तरह की घटना हुई है इसमें निष्पक्ष जांच हो सके और बेहतर से बेहतर इसे रिजल्ट आ सके ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए इनको यहाँ पर जो है भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में जो पुलिस है वो अभी पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो कानपुर में जितने भी लगभग 36 आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया है एफआईआर में, जिनके नाम दर्ज थे। हालांकि जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है हयात जफर हाशमी, अभी फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन
सूत्रों की माने तो लखनऊ की एसटीएफ की एक टीम ने उसे हिरासत में लिया था, उसे उसके एक साथी को, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम कानपुर में ये बात है कि अभी जो वहाँ की स्थिति है वो फिलहाल अभी पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुकी है और वहाँ पर सभी ठीक ढंग से, और पुलिस भी जो वहाँ पर लोग हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ पर लगातार गश्त लगा रहा है, उनको सुरक्षा का एहसास दिला रहा है ताकि उनमें किसी तरह का भय ना हो और वो अपना जीवन आसानी से वहाँ पर जी सके। जी बिल्कुल असलम, लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने निकल करके आ रही कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंगलवार को शाम 5 बजे जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, वो भी उसी क्षेत्र में पढ़ा जाएगा जहाँ पर यह हिंसा हुई। तो ऐसे में ये नहीं लगता है कि जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति आती है तो तनाव और भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील इलाका है और मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है बेकनगंज इलाका। तो ऐसे में जो इस तरह की, हालांकि अभी इसकी कोई मामला जो ये सामने आया है, इसमें जो है कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन जो है, तमाम हिंदू संगठन उस दिन आने वाले मंगलवार को शाम 5 बजे वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ऐसे में हालांकि अभी कोई इसमें किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही इस तरह कोई बयान आया है, लेकिन एक मैसेज चला है जो कि अब डिलीट भी हो चुका है शायद, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस मामले में भी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन बहुत ही तेज हवा की तरीके आग की तरह का फैली थी कि वहां पर जो है, जहां पर ये बवाल हुआ था वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के सिर पसीने छूट गए थे। बिल्कुल मोहम्मद असलम, एक बात और, जिस तरीके से 36 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा ऐसे आरोपी हैं जिनको नाम दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें 2 पुलिस ने ही दर्ज कराई हैं एफआईआर। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों की जो छानबीन, गहन छानबीन चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में कोई दोषी बख्शा ना जाए। ऐसे में अब क्या कुछ अपडेट है जो पूरे आरोपियों को लेकर के जो छानबीन चल रही है उसको लेकर? देखिए, कल बीती रात में ही देर रात जो है पुलिस ने दबिशें देनी शुरू कर दी थी। जो इलाका था जहां पर ये पूरा दंगा फसाद शुरू हुआ था, वहीं पर जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका था। काफी तादाद में पुलिस जो है उन इलाकों के भीतर घुस रही थी और जो भी इस उपद्रव में थे उनको, जिनको सीसीटीवी से या फिर अन्य सोर्सेस से पुलिस को मालूम हुआ था कि ये आरोपी है, तो उनके घर पर तवीज देकर इन सभी को जो है उठाया गया था। जिसके बाद अभी फिलहाल 36 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी 4 जो 40 नामजद हैं उनमें 4 अभी बचे हैं। इसके अलावा 1000 जो अज्ञात हैं उनके लिए भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी कर सके। और फिलहाल इस पूरे मामले में जो अभी गिरफ्तारी का और जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा भी आगे भी लगातार वहां पर कार्रवाई चलेगी। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी संपत्ति, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश था कि उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। इसके अलावा जो भी आगे के कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़े हुए। तो जिस तरीके से मुख्य साजिशकर्ता के हालांकि जो खबरें सामने आई हैं वो बिल्कुल अपुष्ट हैं, अभी पुष्ट नहीं की गई हैं। पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अभी फिलहाल मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने ज्ञानवापी मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू पक्ष के शिवलिंग के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिवलिंग पत्थर का टुकड़ा होता है। नदियों से बहकर आए पत्थर हमारे लोग पिंडी बनाकर पूजा करने लगते हैं। जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें शिवलिंग की पहचान है? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि जहां मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं वह मस्जिद और जहां हिंदू पूजा कर रहे हैं वह विश्वनाथ मंदिर। भाजपा के लोग असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा लाए आए हैं। और इसके साथ ही लाल बिहारी यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किस तरीके से हिंदू पूजा पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कार्रवाई कर रहा है लगातार, मामला सब जुडिस होने जहां मुस्लिम धर्म के लोग जो है नमाज अदा करते हैं वो मस्जिद है, और उसी के सटे बगल में जो है जहां हिंदू लोग जो है
बाबा विश्वनाथ जी को मानते हैं, वह मंदिर है। देखिए, शिवलिंग एक पत्थर का टुकड़ा है। जैसे पत्थर का टुकड़ा चलता है उत्तराखंड से, तो वह नदियों में बहते 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 वह चिकना हो जाता है, वह कभी छोटा हो जाता है और चिकना हो जाता है। तो हमारे लोग उसी को पिंडी बना करके, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जो मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और जिस पर न्यायालय कार्रवाई कर रहा है लगातार, मामला सब जुडिस होने के नाते कोई टिप्पणी देना उनका उचित नहीं था। पर जिस तरह से उन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई, हमारी पूजा पद्धति को ठेस पहुंचाई, हमारे जो भगवान है उनको एक पत्थर का टुकड़ा बता दिया और कहा बहकर आता है, और जिस तरह से उन्होंने अपना वर्डिक्ट ज्ञानव्यापी पे जारी कर दिया कि वो मस्जिद है क्योंकि वहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं, मुझे लगता है सरासर गलत है। पूरे हिंदू समाज का, हिंदू जनमानस का उन्होंने अपमान किया है। के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से लाल बिहारी यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और शिवलिंग को एक पत्थर का महज टुकड़ा बता दिया गया, हालांकि भाजपा अब हमलावर नजर आ रही है, क्या कुछ और अपडेट है खबर पर? लाल बिहारी यादव जिस तरीके से बयान दे दिया गया, इसका काफी विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे नेता ही हैं जो अखिलेश यादव के लिए हमेशा परेशानी का सबब बने रहते हैं। इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं इनसे, इनके पार्टी में भी लोग इनसे इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के लिए अब एक परेशानी का सबब है और अब जो और विपक्षी पार्टियां, खास करके बीजेपी, वो कह रही है कि आके माफी मांगे। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आकर माफी मांगे। ये किसी के धर्म के ऊपर सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमला किया गया है और हिंदू धर्म कोई प्राचीन धर्म है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई मामला न्यायालय में हो और न्यायालय में चल रहा हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, तो उसमें बयान देने की क्या आवश्यकता थी? ये भी एक सवाल उठ रहे हैं। जब न्यायालय उस मामले को सुन रहा है, रोज सुनवाई हो रही है और कई चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, तो आपको बयान देने की क्या जरूरत थी? ये सवाल विपक्ष भी अब पूछ रहा है। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आने वाले समय में जब अखिलेश यादव या इनके पार्टी के नेता मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, तो लोग सवाल उठाएंगे फिर इन सब बातों। लेकिन सिद्धार्थ, क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या बिहारी लाल पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो खुद ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने खुद पहले कहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई पत्थर हम लोग रख देते हैं और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पूजा करने लगते हैं, शिवलिंग मान लेते हैं। तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? देखिए, उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह के बयान, खुद अयोध्या में इस तरीके का बयान दिया था अभी बीते दिनों में। लेकिन वो कार्रवाई करें ना करें, लेकिन ये सब चीजें जनता देखती है और जनता फिर खुद न्याय करती है। और आने वाले समय में डेमोक्रेसी है, उसका लोग वोट से इन सब चीजों के बारे में फिर बता देते हैं पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये मामला न्यायालय में था और न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा हो, अंडर उसकी प्रोसेसिंग हो रही हो, तो आपको बयान देने की क्या जरूरत थी? अब देखना ये है कि इस मामले पर आगे क्या रुख लेते हैं। और बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस मामले में पूरी तरीके से हमलावर है, ये हिंदू आस्था पर चोट है। और इसके पहले जी योगी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है। वहीं रुक करेंगे अब रामपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रामपुर सीट से बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे घनश्याम सिंह लोधी और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रामपुर लोकसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, घनश्याम यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है रामपुर से, और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे घनश्याम यादव, और जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रामपुर लोकसभा से उपचुनाव में मैदान में उतारा है। तो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे घनश्याम सिंह लोधी और अब भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी पर यह दांव खेला है और रामपुर से उन्हें लोकसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रामपुर कहीं न कहीं आजम खान का वर्चस्व उस सीट पर रहा है और लगातार
पिछले विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, लगातार वर्चस्व आजम खान का देखने को मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा दांव चला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से घनश्याम सिंह लोधी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला है रामपुर के लोकसभा उपचुनाव पर, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दांव कितना कारगर साबित हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आजम खान के इस्तीफा देने के बाद से लोकसभा की जो सीट खाली हुई है, तो आजम खान का मुकाबला उन्हीं के अपने मित्र से होगा, क्योंकि घनश्याम लोधी उनके करीबी लोगों में थे और घनश्याम लोधी के लिए एमएलसी का टिकट आजम खान ने हेलीकॉप्टर से मंगाया था 2 घंटे के अंदर, और उनका नामांकन कराने के बाद उनको एमएलसी बनाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घनश्याम लोधी ने पाला बदला, समाजवादी पार्टी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पाला बदलने का इनाम कहिए या फिर जिले का समीकरण, लेकिन घनश्याम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। चुनाव समिति ने इनके टिकट का ऐलान भी कर दिया है और अब घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और आजम खान के परिवार में से जो भी सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उनका मुकाबला सीधे उनसे होगा, क्योंकि आजम खान का गढ़ है रामपुर, और रामपुर के अंदर जो समीकरण है वो आज भी समाजवादी पार्टी और आजम खान के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसको देखने के बाद लगता है कि ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होगा और इसके अंदर मुकाबले में ये देखने को मिलेगा कि 2 जो सियासी दल हैं आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने और जैसे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से भी उपचुनाव लड़ने से इनकार किया है। तो इस तरह से जो मुकाबला होगा वो दोनों दलों के बीच होगा और बहुत दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता हमारे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रामपुर में ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी चाल चली गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट की गई है। कैसरबाग में सिल्वर हाइट अपार्टमेंट पर पुलिस तैनात। सुमैया राणा के फ्लैट को पुलिस ने घेरा। कानपुर मामले को लेकर सुमैया राणा हाउस अरेस्ट की गई है। आज शाम सुमैया राणा कर सकती थी प्रदर्शन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मुनव्वर राणा की बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया है। सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट करने के साथ ही उनके घर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। कैसरबाग में सिल्वर हाइट अपार्टमेंट में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और इसके साथ ही बताया जा रहा था कि सुमैया राणा आज शाम को कानपुर हिंसा मामले को लेकर के प्रदर्शन कर सकती थी, और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन से पहले ही ये बड़ा कदम उठाया और उन्हें हाउस अरेस्ट किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ खबर पर और अपडेट है? सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, मुनव्वर राणा की जो बेटी है सुमैया राणा, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कैसरबाग के सिल्वर हाइट अपार्टमेंट में भारी पुलिस बल तैनात है और उनको सुमैया राणा को फ्लैट के अंदर ही पुलिस ने घेर कर उन्हें अंदर कर दिया। वो शाम को कहीं ना कहीं कानपुर मामले पर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है जब सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो इस तरीके के प्रदर्शन की क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं जब शांति बनी है, अमन बन गया है, चैन बन गया है, तो क्यों इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहती है? तो कहीं ना कहीं इनको इस मामले में लेकर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और अब देखना यह है कि पुलिस इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की सजगता के कारण ये पुलिस को जब जैसे ही पता लगा उनके सूत्रों द्वारा, तो इनको तुरंत हाउस अरेस्ट कर दिया गया और ये इनके साथ काफी भीड़ जुटने वाली थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। तो पुलिस ने अभी इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, देखना आगे क्या कार्रवाई होती है। जी योगेश। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन सुमैया राणा भी अब देखा जाए तो अक्सर विवादों से उनका पाला बना रहता है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब जिस तरीके से कोई भी विवाद होता है, वो चाहे सीएए का मामला हो या उसके बाद तमाम सारे मामले जब आए, तो सुमैया राणा लगातार आवाज उठाती रहती हैं और इसको लेकर के सुमैया राणा कहीं ना कहीं अब क्या राजनीति में जिस तरीके से सक्रियता नजर बना रखी है, सक्रियता बना रही हैं, तो क्या ये लगता है कि वास्तव में आकर के वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। राजनीति में अपनी एक एंट्री चाहती हैं और विवादों के साथ एंट्री चाहती हैं। ये नहीं कि कोई कुछ अच्छा करके, कुछ पॉजिटिव करके। जैसे जहां विवाद होगा वहां सुमैया राणा का नाम जरूर जुड़ जाएगा। इसके पहले सीए में भी ये काफी विवादों में रही, उसके बाद फिर अब देखिए जैसे कानपुर में हिंसा का मामला आया और जबकि वहाँ सब कुछ शांति है, अमन चैन है, सरकार ने अपना सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। सरकार ने पूरी कोशिश करके, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई मुख्यमंत्री जी द्वारा, उन्होंने भी सख्त आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सुमैया राणा जैसे जो
नेता है ये शांत नहीं बैठना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं सुर्खियों में रहना चाहते हैं और यही जी, वजह बिल्कुल। है कि लगातार इस तरह के कदम उठाए जाते हैं ऐसे लोगों की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो मुनव्वा राणा की बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया है। कैसरबाग में सिल्वर हाइट अपार्टमेंट पर पुलिस तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुमैया राणा के फ्लैट को पुलिस ने घेरा है और इसके साथ ही सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सुमैया राणा आज शाम 5 बजे कानपुर हिंसा मामले को लेकर के प्रदर्शन कर सकती थी और यही वजह है कि पुलिस को इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया और सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया। इसके साथ ही उनके घर के बाहर बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, आपको बता दें कि मुनव्वा राणा की बेटी है सुमैया राणा, जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया पुलिस की तरफ से। दरअसल पुलिस टीम को इनपुट्स मिले थे कि वो कानपुर हिंसा मामले को लेकर के वो आवाज उठाएंगी और हो सकता है वो प्रदर्शन करें। तो वहीं खबर कानपुर देहात के निकट औरैया से है, जहां बिधुनिया तहसील के अंतर्गत चक मार्ग पर लेखपाल दीपक यादव की सांठगांठ से अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला सामने आया है। पत्रकार की जमीन पर मिट्टी डालकर लेखपाल की सांठगांठ से भूमाफिया जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब पत्रकार ने इस बाबत शिकायत करने की कोशिश की तो उल्टा भ्रष्ट लेखपाल ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे दी। तो पत्रकार को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है और आपको बता दें कि पत्रकार के जमीन पर कब्जा करने का यह पूरा मामला है। पत्रकार को धमकाने का अब ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं बता दें कि लेखपाल की तरफ से यह धमकी दी गई है पत्रकार को। चौबीस घंटा बड़बड़ ना काटे रहो करो ना, इतने हम लोग खाली हैं कि आप हर तरीके भाई आपने कई चक्रोड़ पे कब्जा हो जबकि चक्रोड़ से कई दूर है, हा? हमने देख लो। रही बात पैमाइश की, तो पैमाइश करें और ठीक तरीका पैमाइश करें, समझ रहे हो? पैमाइश करें, ठीक तरीका से पैमाइश करें, देख लियो तुम। और नहीं अगर आओ फिर तुमसे देखा था तुम्हें हम देखा था कि भाई तुमने जो गलत जो सूचनाएं दी हैं उनको क्या करो जा सकता है। हाँ, जो गलत सूचनाएं दी आप नहीं कहा चक्रोड़ पे कर रहे चक्रोड़ पे नहीं अगर नहीं, अच्छा एक चीज बताओ, आप प्रशासनिक तंत्र को जब हम कह रहे चक्रोड़ पे नहीं है और आप रेगुलर गलत सूचनाएं दे रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज है का? किन पर? चलो ठीक है, लिखित में दिया है, हम जो कर सकते हैं हम कर लेंगे। ठीक है, अपना जो हमें लगेगा कि अगर आप बार बार प्रशासनिक तंत्र को परेशान कर रहे हैं तो हमें जो लगेगा हम कार्रवाई करवाएंगे आपसे। ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रहा है पत्रकार को लेखपाल द्वारा धमकाने का, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला सर बताएं, ये मामला पूरा याकूबपुर औरैया जिले का मामला है, जहाँ प्लाट मेरी मम्मी के नाम में प्लाट था। जब मैंने ये शिकायत लेखपाल को की, लेखपाल हमको ही धमकाने लगे कि फर्जी प्रार्थना पत्र मैंने एसडीएम महोदय को 27 तारीख को दिया। 27 तारीख आज तक कोई जांच का कोई विषय नहीं हुआ। जब आज सुबह हमारे प्लाट में मिट्टी डाल दी गई, 4-5 ट्राली जेसीबी से मिट्टी पड़ रही खुदाई। जब मैंने ये शिकायत लगभग 9:30 बजे लेखपाल को अवगत कराया, लेखपाल हमसे कहने लगे तुम फर्जी शिकायत करते हो गए, इसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो ऑडियो में आप सुन सकते हैं सब। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लेखपाल की तरफ से ये धमकी देने की बात कही गई है, धमकाया जा रहा है, इसके बाद ऊपर उच्चाधिकारियों के साथ के पास कहीं कोई शिकायत की गई? एसडीएम को मैंने सुबह 3 बार फोन मिलाया, तहसीलदार को मैंने फोन मिलाया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। और उच्च अधिकारी 27 तारीख से लगातार मैं तहसील के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन अधिकारियों को जू तक नहीं रेंग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लेखपाल की तरफ से धमकाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।